अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। आज की कहानी मेरी जिस सेंडर ने मुझे सेंड की है वो अपना नेम ऑनर नहीं करना चाहती। वो बताती हैं कि मैं आज आपके साथ अपनी खाला की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी खाला लोग जो कि फैसलाबाद के रहने वाले हैं, ये उनकी कहानी है। वो बताती हैं कि फैसलाबाद का एक मोहल्ला जो कि बहुत कदीम और पुराना मोहल्ला था, उसी कदीम और पुराने मोहल्ले में एक बहुत पुराना पुरसरार और खाली घर था, जिस घर के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। यानी कि वो घर इतना कदीम और पुराना था, जगह जगह से दीवारों में दरारें थीं, यहाँ तक कि उसके दरवाजे आधे आधे जमीन में धंसे हुए थे। उसकी खस्ता हाली देखकर महसूस होता था कि ये घर कदीम अरसे से बंद है और यहाँ पर ना तो कोई आया है और ना ही किसी ने इस घर को आबाद किया है। लोगों का ये कहना था कि इस घर के आसपास से इतनी ठंडी हवाएं आती हैं कि गर्मियों का भी मौसम हो तो इस घर के पास से अगर गुजरे तो यह ठंडी हवाओं के झोंके महसूस होते हैं। वो एक ऐसा घर था जिसका दर्जा हरारत आसपास के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरे खालू उन दिनों में काम की तलाश में थे। उन्होंने अपनी एक दुकान बनानी थी, अपनी एक कपड़ों की दुकान शुरू करनी थी। वो दिन रात उसके लिए एक ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे थे कि जहां पर उनकी शॉप भी बन जाए और उसके आसपास उनको घर भी मिल जाए। उनका ये मकसद था कि जहां पर मेरी शॉप होगी उसके आसपास से मैं घर ले लूंगा तो मुझे शॉप पर काम करने में भी आसानी होगी और घर वापस लौटने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसी ख्याल के पेशे नजर मेरे खालू को उसी पुराने मुसीदा पुरसरार मकान के साथ एक खाली दुकान मिल गई। वहां पर एक ऐसी दुकान थी जो भी हाल ही में नहीं बनी थी दुकानें। ये वाली दुकान बिल्कुल उस घर के साथ थी और इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसके ऊपर वाले पोर्शन पर एक घर भी था। अब जब खालू ने देखा तो उनके लिए ये आइडियल लोकेशन थी कि नीचे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे और ऊपर वो रह भी सकते थे। खालू ने खाला को बताया कि मुझे एक ऐसी दुकान मिल गई है, लेकिन उस जगह के बारे में लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। उन सारी बातों को पीछे छोड़कर मेरे खालू ने वो दुकान भी ले ली और वो मकान भी ले लिया। अब जैसे ही दुकान सेट हुई, साथ ही खाला लोग ऊपर वाले फ्लोर पर उस घर में शिफ्ट हो गए। घर खासा ऊपर से बड़ा था और उसकी एक तीसरी मंजिल भी थी, जहां पर एक खाली छत था, जहां से वो साथ वाला पुरसरार मकान साफ दिखाई देता था। जब ये लोग वहां पर शिफ्ट हुए, शुरू शुरू में इनको रात को ये लगता था कि जिस तरह से इनके सोने के बाद जैसे ही रात होती है, आसपास का मोहल्ला बिल्कुल सुनसान हो जाता है। उस घर का ऐसा खौफ था कि लोग उस घर के पास से भी नहीं गुजरते थे। शाम के बाद वो सड़क बिल्कुल वीरान हो जाती थी, सिर्फ उस घर के पुरसरार खौफ की वजह से। लेकिन रात के वक्त ऐसी आवाज आती थी जिस तरह से कोई चीखता है। किसी की ऊंची आवाज में बोलने की, किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थी और ऐसा महसूस होता था कि जिस तरह से वो आवाजें उस साथ वाले मकान से ही आ रही हों। जब शुरू शुरू में इन लोगों ने ये आवाजें सुनी, ये लोग भी डर जाते थे कि जो ही रात होती है किसी की आवाजें गूंजने लग जाती है, जो इन्हें सोने नहीं देती थी, माहौल को बहुत ज्यादा पुरसरार और खौफनाक बना देती थी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अब दिन ब दिन अजीबोगरीब मामलात होने लग गए। ऐसा महसूस होता था कि एक छोटी सी बच्ची है जिसके खेलने की आवाजें अक्सर छत के ऊपर से आती हैं, जबकि मेरी खाला का सिर्फ एक ही बेटा है और वो भी अपने बाबा के साथ शॉप पर ही होता है। अब वो लोग परेशान कि बच्ची के खेलने की आवाजें आती कहाँ से हैं।
दो चार बार खाला ने उन आवाज़ों पर गौर करके देखना भी चाहा, उन्हें कोई नजर नहीं आता था। वो फिर चुप कर जाती थी। फिर कभी शाम का ऐसा पहर होना कि जब किसी बच्ची के रोने की आवाज़ें आती थी। ये चीज़ भी उन्हें बड़ी डिस्टर्ब करती थी कि ना तो यहाँ पर कोई आता है, ना यहाँ पर आसपास कोई और घर लगता है, ये आवाज़ें आती कहाँ से हैं। फिर उन्हें ये लगता था कि शायद पीछे मोहल्ला है, घर है, तो वहां से आवाज़ें आती होंगी। लेकिन जो ही रात होती थी, ऐसा लगता था कोई कील ठोकता है दीवार में। उनके घर की और उस पुरसरार घर की जो सेम दीवार थी, उसमें ऐसा लगता था कि कोई कील लगाता है रात को। ठक ठक की आवाज़ें, कभी बंद जमे हुए जंग आलूद दरवाजे खुलने की आवाज़ें, कभी किसी के बहुत बुलंद आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ें, ये सब सुनाई देती थी, जिन्हें सुनकर वो लोग खौफजदा भी होते थे। जब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गईं, बच्ची के हंसने की, खेलने की छत के ऊपर से वो लोग डरने लग गए। तो खाला ने क्या किया कि ऊपर वाला सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने शोहर को भी बता दिया, बेटे को भी बता दिया कि हम लोग अब ऊपर जाएंगे नहीं। खालू ने भी यही मशवरा दिया कि ऊपर वाला दरवाज़ा बंद कर दो, इस घर के बारे में बहुत सी बातें हैं, पता नहीं क्या मामलात हैं क्या नहीं, तो ऐसा करते हैं ऊपर वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद किया तो कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। वो जो हर वक्त छत के ऊपर से बच्चे की आवाज़ें आती थी, हंसने की, खेलने की, रोने की, भागने दौड़ने की, वो कम हो गई। इसी तरह से महीना गुजर गया। हाँ, रात को वो जो हलचल और आवाज़ें होती थी साथ वाले बंद मकान में, वो तो वैसे ही थी। खालू का काम भी चलने लग गया। एक दफ़ा खालू की दुकान पर कोई आदमी आया, कस्टमर थे, तो उन्होंने खालू से ये कहा कि आपने क्या सोचकर यहाँ पर दुकान बनाई है? आपको नहीं पता ये साथ वाला घर कितना सख्त सेब है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है? जब उन्होंने ये बात की तो खालू परेशान हो गए, पूछने लगे क्या मतलब, क्या हुआ इस घर में? मैंने कुछ सुना तो है इसके बारे में। उनका ये कहना था कि ये घर जो है, इस घर में जो इस घर का मालिक था, उसकी पूरी फैमिली अचानक से उन सबको, जैसे घर को आग लगी, वो सब इस घर में जलकर मर गए थे। कहते हैं कि सिर्फ एक बच्ची बची थी जो बाद में चिल्ला रही थी, रो रही थी, छोटी सी 3-4 साल की बच्ची थी, 4-5 साल की, जो इस घर में रह गई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि वो भी बाद में इसी घर में मर गई थी। पूरा खानदान इस घर में जलकर मरा है। आज से 25-30 साल पहले ये बात है। उसके बाद इस घर की तरफ कभी कोई नहीं आया गया। ये घर इतना पुरसरार और आसिफ ज़दा है कि अक्सर रात के वक्त यहाँ से रोने की और चीखने की आवाज़ें आती हैं, और वो भी किसी बच्ची की ही आवाज़ें होती हैं। कई बार लोगों ने इस घर के आसपास एक बच्ची को भी देखा है। ये जो इस घर के टूटे हुए दरवाजे, धसे हुए दरवाजे, दराड़ों वाली दीवारें हैं, शुरू शुरू में जब आवाज़ें आती थी तो लोग इनसे झांक कर देख लिया करते थे, तो अंदर वो बच्ची बैठी नजर आती थी, जिसको देखने के बाद लोग इतना डरते थे कि उनको खौफ से बुखार आ जाते थे। आपने बहुत बड़ी गलती की जो इस घर पे आपने इस घर के साथ दुकान बनाई। खालू ने जब ये बातें सुनी, खालू बड़े परेशान हुए। उन्होंने खाला को भी बताई। खाला भी कुछ परेशान तो हुई, लेकिन खाला ने कहा हमारा अपने काम से काम है, हमारा उस घर से कुछ लेना देना ही नहीं है। छत से आवाज़ें ज़रूर आती थी किसी बच्ची की, वो भी अब दरवाज़ा बंद कर दिया। इन लोगों ने इतना ख़ास नोटिस नहीं लिया इन चीज़ों को। इसी तरह से एक माह और गुजर गया। एक दिन खाला मगरिब के वक्त कपड़े धो रही थी। अब जारी बात है, ऊपर वाला छत तो उन्होंने बंद कर दिया, जो टेरेस था वहां पर कपड़े वाली तार बांधी हुई थी। जब उन्होंने कपड़े धोए, कपड़े धोकर जब वो सूखने के लिए बिछा रही थी, कपड़े ज्यादा थे, यहाँ तक कि पूरी तार भर गई, और तब भी कपड़े बहुत ज्यादा बच गए। जब इन लोगों ने इन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि साथ वाले घर में कुछ है या नहीं है, ये लोग बिल्कुल भूल ही गए कि वो आवाज़ें भी आती थी। यहाँ तक कि खाला ने कुछ कपड़े उठाए और छत के ऊपर बिछाने के लिए चली गई। वो बिल्कुल भूल चुकी थी जो कुछ हुआ था, उनके वो ज़हन से वो चीज़ निकल गई, क्योंकि नॉर्मल हालात हो गए थे, दिन ठीक गुजर रहे थे। इन्हें लगा कि यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। खाली घरों को देखकर, वीरान घरों को देखकर पता नहीं लोग कौन कौन सी कहानियां बना लेते हैं। उसके बाद खाला जब कपड़े लेकर ऊपर छत पर गई तो उसी घर की साथ वाली दीवार वो बनती थी जहां पर उस मुंडेर पर खाला ने कपड़े बिछाने थे।
تو جب انہوں نے وہاں پر کپڑے بچھانے شروع کیے تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ اسی گھر کی ویران چھت کے اوپر ایک بہت پیاری سی بچی بیٹھ کر کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. بچی بڑی پیاری، بالکل چھوٹی سی. خالہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ گھر تو ویران ہے، یہ اتنی پیاری سی بچی یہاں پر کیسے آ گئی. پھر خالہ نے غور کیا کہ جیسے آس پاس چھتیں تھیں اور بھی گھر تھے، تو شاید ان کو لگا کہ کوئی اور بچی کود کر نہ آ گئی ہو اس طرف. اتنے میں وہ بچی اٹھی اور اس نے خالہ کی طرف کمر کر لی اور ویسے کھیلنے لگی جیسے بچے کھیلتے ہیں. خالہ نے اسے آواز دے کہا کہ بیٹا آپ اس گھر میں کیوں آئی ہو؟ یہ گھر تو خالی ہے، بند ہے، آپ اس گھر سے چلی جاؤ. آپ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے خالہ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. خالہ نے پھر اس کو آواز دی، وہ پھر مگن رہی اور کھیلتی رہی. تیسری بار جب خالہ نے اس کو آواز دی، وہ بچی جب مڑی، وہ اتنی ڈراؤنی تھی. اس کی صرف ایک آنکھ تھی اور اس کی زبان جو تھی اس کے گھٹنوں تک لٹکی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کھلونا جو تھا وہ خون کا لوتھڑا بن گیا تھا. وہ اتنی ڈراؤنی لگ رہی تھی جس کا کوئی حساب ہی نہیں. خالہ نے جب اس کو دیکھا، خالہ کی چیخ نکلی. وہ بڑے ڈراؤنے انداز میں ہنس رہی تھی اور خالہ کو بلا رہی تھی. خالہ وہیں گری، پیچھے ہٹی، ڈر کے پاؤں پھسلا، وہیں پر گری، سر پیچھے کسی دیوار پر یا اینٹ پر لگا بے ہوش ہو گئی. پتہ نہیں کب کی بے ہوش پڑی تھی. ان کا بیٹا جب دکان سے اوپر گھر آیا، اپنی امی کو آوازیں دے رہا تھا. اسے جب خالہ نظر نہیں آئی تو اس نے سیڑھیوں کا دروازہ کھلا دیکھا. وہ بھاگا چھت پر، دیکھا تو خالہ بے ہوش پڑی تھی. اس نے شور مچا دیا. ان کے چہرے پر بھی نیل کے نشان تھے، بازوؤں پر بھی نیل کے نشان تھے. خالو کو بلایا، وہ لوگ فوراً خالہ کو ہاسپٹل لے کر گئے. ڈاکٹر نے جب چیک کیا، ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ گری تو بے ہوش تو یہ گرنے سے ہی ہوئی ہیں، لیکن جو ان کے اوپر یہ نیل کے نشان ہیں چہرے پر، گلے پر، بازو پر، یہ تشدد کے نشان ہے، جیسے ان کو کسی نے بہت مارا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے تو نیچے دکان ہے، اوپر گھر ہے، یہ بس ہمیں تو گری ملی ہے. پتہ نہیں یہ نیل کے نشان کیسے آئے ہیں. میڈیسن بھی دی، ٹریٹمنٹ بھی ہوئی، خالہ کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا. پھر ان کو ایک دم خیال آیا کہ گھر ساتھ والا سیب زدہ ہے، یہ پھر چھت پر چلی گئی ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ کسی صاحب علم کو بلائیں. کسی صاحب علم کو بلایا گیا، مولوی صاحب کو بلایا گیا. جب مولوی صاحب آئے، انہیں پتہ لگ گیا کہ جنات کا حملہ ہے. انہوں نے فوراً سے پڑھائی کی، خالہ کو ہوش آ گیا. جو ہی ہوش آیا وہ چیخیں مارنے لگی. وہ اتنا ڈری ہوئی تھی. اسی خوف کے عالم میں انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں اس طرح سے چھت پر گئی تھی اور وہاں پر میں نے اس بچی کو دیکھا، وہ بہت ڈراؤنی ہے، مجھے بلا رہی تھی، بس اس کے بعد میں گری، مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ وہ گھر بہت قدیم زمانوں سے بند ہے، اس گھر میں پورا خاندان جل کر مرا ہے، اور وہاں پر اتنے جنات ہیں، اتنے جنات ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جنات اس بچی کے روپ میں رہتے ہیں جو بعد میں مری تھی، جو اکیلی رہ گئی تھی. وہ بڑے لوگوں کو آوازیں دیتی ہے، وہ بڑے لوگوں کو دکھائی بھی دیتی ہے. اس کے ہنسنے کی، رونے کی، کھیلنے کی آوازیں اکثر آدھی رات میں گونجتی ہیں جب پورا علاقہ ویران ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگ غلطی سے بھی اس گھر میں دوبارہ گئے تو وہ جنات ان پر حملہ کر دیں گے، فوراً اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان جنات نے اپنا آپ ظاہر تو کیا لیکن اس کی طرف آئے نہیں. اس نے خود بلایا، ایک بار بلایا، دو بار بلایا، تیسری بار جب اس نے بلایا تو اس نے حملہ کر دیا. اب ایک بار جب جنات جس انسان پر حملہ کر دیں، وہ دوسری بار بھی اسی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر یہ اس گھر میں گئی تو جنات اس کو جان سے مار دیں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگ بہت سخت نقصان اٹھائیں گے. جب یہ باتیں سنی، خالو بڑے پریشان ہو گئے. خالہ نے کہا جو مرضی کر لو، میں نے تو اس گھر میں جانا ہی نہیں ہے. خالو کہتے ہیں آپ کو پتا بھی تھا کہ اوپر نہیں جانا، پھر آپ اوپر کیوں گئی؟ وہ کہتی ہے مجھے یاد ہی نہیں رہا، میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ بھی تھا یا نہیں. پھر خالو جو تھے وہ خالہ کو ہمارے گھر لے آئے. 3-4 دن خالہ ہمارے گھر ہی رہی. خالو نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ مولوی صاحب نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر اب یہ گئی تو جنات ان پر حملہ آور ہو جائیں گے. پھر خالہ جو تھی جب وہ ہمارے گھر آئی تو اس وقت بھی وہ سوئے ہوئے ڈرتی تھی. وہ سوتی سوتی چیخیں مارنے لگ جاتی تھی، ان کو جنات تنگ کرتے تھے. پھر اللہ کا شکر ہوا کہ کچھ عرصے بعد انہیں نیا گھر مل گیا. 2-3 دن کے بعد ایک گھر کا پتہ چلا ان لوگوں نے. وہ گھر اور وہ دکان، میرے خالو نے دکان بھی وہاں سے چھوڑ دی تھی، کیونکہ شام کے بعد لوگ ڈر کے مارے اس گھر کی وجہ سے اس طرف آتے ہی نہیں تھے.
उस पुरसरार मकान का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग यहाँ तक बातें करते थे कि वो पूरा खानदान जो जला भी था जिन्नात ने जलाया था, क्योंकि वो जिन्नात नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो ये मेरी खाला की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। जिसमें हमेशा इंसान अपनी गलतियों की वजह से ही ऐसे नुकसान उठाता है। जब आप एक जगह को देख रहे हैं कि वो जगह इतनी हैबतनाक है, इतनी पुरसरार है, इतनी खौफनाक है, इतनी वीरान है कि उसका टेम्परेचर, उसका दर्जा हरारत, उसका एटमॉस्फेयर बाकी जगह से मुख्तलिफ है, तो ये निशानी होती है जिन्नात की। किसी जगह का हद से ज़्यादा गर्म होना नॉर्मल टेम्परेचर से, किसी जगह का हद से ज़्यादा ठंडा होना नॉर्मल टेम्परेचर से, ये जिन्नात की निशानी है। ये जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं इस जगह पर उनका बसेरा होता है। फिर भी अगर इंसान इन बातों को इग्नोर करे, आसपास के लोगों की बातों को भी महज वहम समझ ले या मन घड़त कहानियां समझ ले, फिर ऐसे ही मामलात होते हैं। कभी भी कोई घर ले, कोई जगह ले, आसपास को भी देखना चाहिए और उन घरों को तो खास तौर पर देखना चाहिए ताकि आप लोग आने वाले हादसों से और हमलों से बच सकें। ये थी आज की खौफनाक कहानी नौशीन स्कैरी स्टोरीज की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।